आज हम बात करेंगे स्टार्टअप योजना को लेकर कि किस तरह से स्टार्टअप को मद्देनजर रखते हुए युवाओं को एक बड़ा फायदा आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में मिलने वाला है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के पास इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है और उसी पर किस तरह से काम किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने रख देते हैं, जहां पर आप देखिए स्टार्टअप इंडिया को लेकर किस तरह से बड़ी बात हो रही थी, लेकिन आज जो सबमिट किया गया है उसमें एक बड़ी बात कही गई है। स्टार्टअप स्कीम से जम्मू कश्मीर में रोजगार के साधन खुलेंगे और जम्मू कश्मीर में विपक्ष का बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा था और युवाओं की तरक्की के यहाँ पर नए रास्ते जो है वो खुलेंगे। एलजी की तरफ से दावा किया गया और इंडस्ट्री के इकोसिस्टम को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। और बताते चले 2023 में इसको यहाँ पूरी तरह से लाने की बात कही गई थी, लेकिन फिलहाल अब आप देखिए स्टार्टअप से किस तरह से मदद मिल सकती है, कैसे यहाँ पर आप स्टार्टअप का पूरी तरह से लाभ जो है वो उठा सकते हैं, क्योंकि नए केंद्रीय बजट में स्टार्टअप को किस तरह से छूटें दी गई इस पर चर्चा करेंगे। और गिफ्ट आईएफएससी से बिजनेस को किस तरह से बढ़ावा होगा और केवाईसी से पहचान किस तरह और डिजी लॉकर में किस तरह से कई सुविधाएं जो है वो आपको मिलने वाली हैं। तो एग्रीकल्चर में स्टार्टअप में खास तौर पर तवज्जो दिया गया है और ईवी में स्टार्टअप से रफ्तार काफी तरीके से आगे बढ़ेगी और कैसे आप यहां पर इसका फायदा ले सकते हैं इसी पर चर्चा होगी। और साथ ही बताते चले कि एंजल टैक्स का दायरा जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है और यहाँ किस तरह से इस पर असर देखने को मिला है, क्योंकि टैक्स को मद्देनजर रखते हुए भी बातचीत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज लगती है तो यहाँ पर अगर आप मुद्रा लोन लेते हैं या फिर स्टार्टअप के अंडर जितनी भी स्कीम्स आती हैं उसका लाभ अगर आप लेते हैं तो किस तरह से वो रहेगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं। लेकिन कैसे ले सकते हैं, आरोप यह है कि औपचारिकताएं पूरी करने में काफी परेशानी आती है, लेकिन उस बीच में किस तरह से अब जम्मू कश्मीर के अंदर काम होगा, क्योंकि बड़ा मुद्दा कि रोजगार के साधन नहीं खुल पा रहे हैं, बेरोजगारी यहां पर काफी तरीके से बढ़ रही है। लेकिन एलजी की तरफ से दावा पेश किया गया है कि जितना भी निवेश लाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के लिए आने वाले समय में काफी तरीके से यहाँ राहत जो है वो मिलेगी। तो चलिए सीधा रुख करेंगे। इस वक्त पीडीपी पार्टी से सोहित शर्मा ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सतीश शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। बीजेपी पार्टी से बलदेव सिंह बलोरिया ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, आपका भी स्वागत। सबसे पहले तो सतीश जी मैं आप ही के पास आऊंगी, जिस तरह से स्टार्टअप स्कीम को लेकर बात हो रही है कि आने वाले समय में बेरोजगारी भी दूर होगी, क्योंकि बड़ा मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट बना हुआ था। 10 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ तक का आप लोन ले सकते हैं, कई ऐसी स्कीम्स हैं स्टार्टअप के अंदर, उस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए प्लीज। देखिए आशा जी, जैसे आप जानते हैं कि स्टार्टअप स्कीम जो थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था, जो कि काफ़ी देर पहले से शुरू हुआ था, जिसमें काफ़ी इंसेंटिव स्टार्टअप्स को लेके दिए गए थे। आज ऑनरेबल गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने 2024 to 27 में जो स्टार्टअप स्कीम की घोषणा की है, उसमें तकरीबन 2000 नए स्टार्टअप्स का जो है वो प्रोविजन किया गया है, जिसके लिए वेंचर कैपिटल फंड का प्रोविजन 250 करोड़ का, जिसमें 25 करोड़ जो है वो इमीडिएट उसमें इन्फ्यूज किया जाएगा। और जैसा कि आप समझते हैं कि जो अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है, मोदी गवर्नमेंट साहब की पॉलिसी ये है कि जॉब प्रोवाइडर सीकर मत बनो, जॉब प्रोवाइडर बनो। और जब ऐसे स्टार्टअप्स लगेंगे जिसमें सीड फंडिंग, कई तरह की सुविधाएं आपको कंसेशनल रेट पे, रीजनल रेट्स पे, लैंड की एलोकेशन, इनक्यूबेशन सेंटर्स, जो स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हैं, इससे नए स्टार्टअप्स शुरू होंगे और इनका फोकस स्टार्टअप्स का ज़्यादा युवाओं पे है, स्टूडेंट्स पे है, वुमेन पे है। देखो आशा जी, जिस तरह से एलजी साहब ने ये स्टार्टअप्स प्रोग्राम का जो शुरुआत की है, मैं समझता हूँ ये नौजवानों की आंखों में धोखा है एक बहुत बड़ा। जिस तरह से हालात जम्मू कश्मीर में बने हैं, आपको शायद याद होगा 2003-04 में एक प्रोग्राम शुरू हुआ था इंजीनियर्स के लिए, जिसमें रखा हुआ था सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स। ये 2003 और 2004 में शुरू किया गया था। इसमें कम से कम 14,000 के करीब इंजीनियर्स थे, जिनको अलग अलग 10-10 ग्रुप में इनको एक प्रोजेक्ट दिए जाते थे, जिसमें ये लोग काम करते थे। लेकिन 2019 में ये जितने भी ग्रुप हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स, इनको खत्म कर दिया गया। दूसरी तरफ जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से डेली वेजेस का अभी तक ये कोई रास्ता नहीं निकाल पाए हैं, जिस तरह से जो फायर इमरजेंसी वाले जो रो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये स्टार्टअप आने वाले समय में नौजवानों को कोई साथ दे पाएगा और ये सिर्फ धोखा है नौजवानों के लिए। जी, ये स्टार्टअप कोई फायदा नहीं देगा आने वाले समय में युवाओं को, सिर्फ धोखा है।
बलौरिया जी आवाज आ रही है? सतीश जी, अगर मैं आपके पास आती हूँ तो बताया जा रहा है कि एंजल टैक्स का जो दायरा है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2024 को ये लागू होना था, नियम ये कहता है। लेकिन पहले एंजल टैक्स सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए मिलने वाले निवेश पर लागू होता था। अब यहाँ पर इसमें दायरे बढ़ा दिए गए क्योंकि सेक्शन 56(2) इसमें डाल दी गई है। बलौरिया जी आवाज आ रही है? चलिए जवाब दीजिए सतीश जी। जी मैडम, जैसा कि आप जानते हैं कि इन स्टार्टअप्स के लिए हर तरह की सुविधा, चाहे वो एंजल टैक्स की बात हो या दूसरी इंसेंटिव्स की बात हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी स्कीम्स हैं जो कि यूटी गवर्नमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट हो रही हैं, उसमें हर तरह का प्रोविजन, जो भी इंसेंटिव, क्योंकि हमारी स्टेट जो है J&K यूटी जो है वो एक ज्योग्राफिकल डेड एंड ऑफ द कंट्री पे है, और इसमें जो इंसेंटिव, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टार्टअप या जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए इंसेंटिव्स का होना बड़ा जरूरी है। इसलिए ये दायरा बढ़ाना मेरे हिसाब से इट विल गो ए लॉन्ग वे इन प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड स्टार्टअप्स इन यूटी ऑफ J&K। ठीक है, सोएब जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि इस तरह से सेटअप लगाना पहले बहुत जरूरी है। देखो, ऐसे सेटअप की जहाँ तक बात आती है, मुझे यहाँ तक याद है 2003-04 में मुफ्ती साहब की हुकूमत में इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी बहुत से ज़्यादा स्कीमें निकाली गई थी, जिसमें 50% सब्सिडी भी यहाँ पे लगाई गई थी। कॉपर की इंडस्ट्रीज काफ़ी दिल्ली से जम्मू में आकर लगी थी, और यहाँ तक बात है ये काफ़ी इंडस्ट्री यहाँ पे सक्सेसफुल भी रही हैं और चली भी हैं आगे। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद से जो नीतियाँ भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब की हुकूमत में रही हैं, वो नीतियाँ ना तो आने वाले समय में चल पाएंगी, और मुझे नहीं लगता अभी तक ये नीतियाँ आगे उद्योग की चली हैं। जहां तक बात रही है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हमारी लगी हुई थी जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो 5 अगस्त 2019 के बाद से वो तो सब खत्म हो गई। लखनपुर का टोल टैक्स खत्म होने से क्या हो गया कि जितनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी आज के समय में बिल्कुल डेड हो गई, उनके सारे अकाउंट एनपीए हो गए हैं। आज के समय में जितनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी, सब इंडस्ट्रियां बंद पड़ी हैं, एनपीए में चले गए हैं। इतना तरीके से है जो सोहित जी बोल रहे हैं यहाँ पर अभी, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया को लेकर भी बात करनी है मुझे, जल्दी से बात कीजिएगा। मैडम, आप जानते हैं कि जितने भी इंसेंटिव स्कीम्स हैं, हमारी इकोनॉमी जो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी है वो अग्रेरियन बेस्ड इकोनॉमी है, और अग्रेरियन बेस्ड इकोनॉमी में सिर्फ इंडस्ट्रीज के ही नहीं, जितनी भी डेयरी फार्मिंग सेक्टर है या एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें इतनी सब्सिडीज और इतने प्रोग्राम, फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कि J&K में भी लागू हो रहे हैं, उससे हजारों लोगों को, एग्रीकल्चरिस्ट को, इंडस्ट्रीज को, डेयरी फार्मर सबको। लेकिन सतीश जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से स्टार्टअप इंडिया को लेकर ही हम बात करें ना, कि स्टार्टअप योजना जो है वो शुरू कर दी गई है, इस योजना के अंतर्गत बिजनेसमैन की जरूरत के अनुसार यहाँ स्टार्टअप ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग है, बिजनेस डेवलपमेंट है। कारोबार की शुरुआत में 3 वर्ष तक इनकम टैक्स की छूट आपको मिलती है। अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में दिवालिया हो जाता है, यानी कि अगर वो करप्ट हो जाता है या फिर उसे लॉस हो जाता है, तो डेवलपमेंट के तौर पर आप देखिए ना किस तरह से काम है, तो वह स्टार्टअप को 90 दिनों के अंदर बंद कर सकता है। एक चीज, स्टार्टअप इंडिया के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कंपनी MCA में रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। तो क्या लगता है कि इस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है काम? देखिए मैडम, इन्होंने ऑनरेबल गवर्नर साहब ने सिंगल विंडो सिस्टम स्टार्ट किया है, और इसके साथ साथ सिंगल नए स्टार्टअप्स के लिए इनक्यूबेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। बेसिकली ये जो इनक्यूबेशन सेंटर्स हैं, इनका काम ही हैंड होल्डिंग का है, कैसे आपने यूनिट लगाना है, कैसे फंड्स रेज करना है, और उसकी मार्केटिंग कैसी करनी है, और उसके बाद में जो भी टेक्निकल हेल्प है। तो मेरा ये मानना है कि कोई ऐसा प्रोविजन नहीं, कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं होने वाला आपके स्टार्टअप से। मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग निराशा में जीना चाहते हैं, उनको कहीं भी आशा नहीं दिखती, और वो अलग बात है। लेकिन जैसे स्टार्टअप की बात कर रहे हैं गवर्नर साहब ने जहाँ पे शुरू कर रहे हैं, मैं बताऊं कि जम्मू कश्मीर के बेरोजगार जो युवा हैं उनके लिए करने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। जिस तरह की इंडस्ट्री की पॉलिसी है उसके लिए भी सैकड़ों लोग जो हैं वो लाइन में लगे हैं, उनको जमीन चाहिए। वो जैसे मेरे भाई साहब ने कहा, इन्होंने कि शर्मा जी ने कि
सिंगल विंडो जो सिस्टम आया है, आज किसी ने इंडस्ट्री लगानी है तो उसी दिन 2 दिन में उसका काम होता है और लोग आ भी रहे हैं। तो मैं बताऊं कि और बाकी सेक्टर की बात हम करें जब, तो जैसे आप बहुत बड़ी जो एक क्रांतिकारी जो जहाँ पे वो स्कीम्स हैं छोटे लोगों के लिए, जैसे उन्होंने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बंद कर दिए गए, उनको वो नहीं हो रहा। आज सरकार ने जो अपनी मुद्रा योजना दूसरे तरीकों से लोगों स्कीम्स पर ही आएंगे क्योंकि स्टार्टअप इंडिया को लेकर बात हो रही है, तो अब स्कीम्स पर आगे बात करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। दो मिलकर स्टार्टअप इंडिया लोन लेना चाहते हैं तो उनमें से एक शख्स जो है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर महिला होनी चाहिए और उनके कारोबार में 51% की हिस्सेदारी होनी चाहिए। लोन नया बिजनेस शुरू करने के लिए या फिर पुराना बिजनेस किसी भी तरीके से आपको अगर बढ़ाना है तो मिल सकता है। तो लोन में किस तरह से सतीश जी जवाब दीजिएगा, राहत किस तरह से है, क्योंकि आरोप ये है कि जब वो बैंक जाते हैं तो औपचारिकताएं काफी। अच्छा जी, ऐसा है कि एक स्कीम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी। जल्दी उसमें वुमेन और वीकर सेक्शन को जो वो प्राइमरी फैक्टर थे जिनको बेनिफिट हुआ, उसमें क्रेडिट गारंटीज थी गवर्नमेंट की तरफ से, इंटरेस्ट सब्सिडी थी। और ये जो स्कीम आज एलजी साहब ने लॉन्च की है, इसमें भी जो फोकस है वो वुमेन पे है और स्टूडेंट्स पे है। और इनमें इंटरेस्ट सब्सिडी है, इनमें जो वेंचर कैपिटल फंड का जो प्रोविजन किया गया है जिसमें 25 करोड़ रुपया इन्फ्यूज भी किया गया है, तो इंटरेस्ट सब्सिडी, ये सब चीजें, एंड देन इनक्यूबेशन सेंटर, ये सब चीजें हैंड होल्डिंग है फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर। जवाब दीजिए। मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा राज्य रहा है जिसमें ये सब स्कीमें चलती रही हैं। कमीशन साहब रिटायर ऑफिसर हैं, इनको भी मालूम ही होगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पीएम की स्कीमें यहाँ पे हर वक्त अवेलेबल रहती थी और भी बहुत सी स्कीमें थी यहाँ पे अवेलेबल रहती थी। सो कहने का मतलब ये है जम्मू कश्मीर अपने आप में एक बहुत स्ट्रांग राज्य था, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको सबसे पहले इन्होंने जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील किया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को तोड़ा। ये इनकी सबसे बड़ा जो इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता का कत्ल किया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक व्यापार की बात है, जम्मू कश्मीर का व्यापार बहुत स्ट्रांग था, लेकिन कमजोर इन लोगों ने किया। चलिए बलोरिया जी जवाब दीजिए कि व्यापार तो पहले से ही स्ट्रांग था, आप लोगों ने कमजोर कर दिया। हम लोगों ने कमजोर नहीं किया इन लोगों को। पहले मैं शर्मा जी को पूछना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हो कि जो आपकी हीलिंग टेस्ट पॉलिसी थी, आतंकवादियों को नौकरी देने की पॉलिसी थी, उससे जो आगे बढ़ना था, जो आज की सरकार हमारी जो है वो स्टार्टअप दे रही है, काम करने के लिए पैसे दे रही है, लोन दे रही है, चलता रहा है। लेकिन आप मुझे ये बताओ, डेली वेजेस के लिए आपने क्या किया? डेली वेजेस के लिए आपने क्या किया? फायर इमरजेंसी के जो लड़के हैं जो काफी देर से अपना हक मांग रहे हैं, उसके लिए आप लोगों ने क्या किया? स्टार्टअप तो आप चला रहे हैं, 5 साल में 30,000 के करीब आपने नौकरियां दी हैं और बाकी लोगों को नौकरी कहां तक आप दे पाए हैं? बलोरिया जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि डेली वेजर्स तो सड़कों पर हैं, फायर एंड इमरजेंसी के बच्चे यहाँ पर आपसे इंसाफ मांग रहे हैं, एफए का यहाँ पर वो घोटाला बता रहे हैं। किसमें बता रहे हैं? डेली वेजर्स, इमरजेंसी, फायर एंड इमरजेंसी, एफए इमरजेंसी जो लगाई थी, जिन लोगों ने लगाई थी उनके साथ बलोरिया साहब, फायर इमरजेंसी के जो नौजवान लड़की हैं, फायर इमरजेंसी के जो नौजवान लड़कियां सड़कों पे उतरे हैं, जो आपकी आंखों के सामने दिखाई नहीं देते हैं, उनके बारे में कुछ सोचिए। ठीक है सतीश जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। मुद्रा स्कीम को लेकर बात हो रही है, लेकिन मुद्रा स्कीम में छोटे से बिजनेस को बड़ा किस तरह से आप कर सकते हैं? कहा जा रहा है कि अगर आपको अपने छोटे से व्यापार को बड़ा करना है तो मुद्रा स्कीम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप एनबीएफ की मदद ले सकते हैं। देखिए मैडम, किसी भी बिजनेस को, ठीक है बलोरिया जी, सतीश जी बात रखिए जल्दी से। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फंडिंग की बड़ी ठीक है बलोरिया जी। तो ये जो स्कीमें हैं, जो अभी भी स्कीम लॉन्च हुई है और ये जो मुद्रा स्कीम है, ये सब स्कीमें हैं, ये फंडिंग के लिए इनिशियल, जिसको हम सीड फंडिंग भी कहते हैं, वो बड़ी जरूरी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है।
और मेरा ये कहने का मतलब है कि जो एक बहुत क्रांतिकारी कदम है जो ठीक इस है। मोदी सरकार ने किया चलिए वो बहुत बहुत GST की धन्यवाद सतीश जी implementation। जुड़ने के लिए। सोहित जी आपका भी धन्यवाद, बलोरिया जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आपने देखा कि इनकम टैक्स से कमिश्नर है रिटायर, वो कह रहे हैं कि क्रांतिकारी कदम है, लेकिन ऑपोजिशन पार्टियां कह रही हैं कि ये सारा काम पहले होता हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकार की तरफ से एक बड़ा दावा सामने रखा जा रहा है कि बेरोजगारी को दूर करने की कोशिश हो रही है, स्टार्टअप स्कीम्स जम्मू कश्मीर के अंदर लाई जा रही हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।